10 ਤੋਂ 12 ਬੰਦੇ ਲਗੇ ਨੇ आबादी चो। हमारे घर में से मेरे एक पापा को लेकर गए हैं, मेरे भाई को लेकर गए हैं। गुजरे गुना बद अज तर गुना। लाहौर के इलाके मोटरवे पर खातून से ज्यादती के बाद पूरा मुल्क सदमे में है और गुस्से में। लोग सवाल कर रहे हैं कि इस मुल्क में कानून कहाँ है भी कि नहीं। कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ हैं? वो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम क्यों है? मगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का जवाब है, आप जिस इलाके में मौजूद हैं वो उनके दायरे इख्तियार से बाहर है। CCPO लाहौर के एतराज़ का एतराज़ है कि खातून अकेली उस राह पर क्यों गई जिस राह पर उससे ज्यादती कर दी जाए। जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, इससे सिर्फ अवाम की जान, इज्जत और माल ही नहीं लुट रहा, एहसास तहफ़्फ़ुज़ भी लुट गया है। नाज़रीन, अवाम खुद को महफूज अब नहीं समझते। घर में रहते हुए, घर से बाहर निकलते हुए, किसी दूसरे शहर जाते हुए किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। मोटरवे तो महफूज सफर की अलामत समझी जाती थी, लेकिन इसी मोटरवे पर एक खातून की इस्मत लूट ली गई। खातून रात गए बच्चों के हमरा लाहौर से गुजरावाला जा रही थी। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर टोल प्लाजा अबूर करने के बाद गुज्जरपुरा के करीब उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और गाड़ी रुक गई। वो खातून फ्रांस से आई थी और उनका ख्याल था कि जैसे काफरों के मुल्क में फ्रांस में खवातीन महफूज होती हैं, रात गए बाहर निकल सकती हैं, ऐसा ही मुसलमानों के मुल्क पाकिस्तान होता होगा। उसकी फैमिली फ्रांस की है, उसका हस्बैंड फ्रांस रहता है। उसने ये सारा काम इसलिए किया है कि उसकी ओरिएंटेशन में फ्रांस था। ये उसी तरह का हमारा महफूज मुआशरा है और मुआशरे वहाँ पे सिर्फ ला से नहीं महफूज, वहाँ इखलाकी कदरों से महफूज है। इसलिए बच्चियाँ वहाँ पे रात को ट्रैवल करती हैं, मोटरवेज पे करती हैं, उनको कुछ नहीं होता। जब उन खातून की गाड़ी रुक गई तो उस दौरान इन्हें गुजरावाला से रिश्तेदार की कॉल आई। रिश्तेदार ने इन्हें पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करने को कहा और खुद उनसे मिलने के लिए अपने घर से निकल आया। खातून मदद का इंतजार कर रही थी कि 2 मुसल्लह अफराद वहां आए। उन्हें देखकर खातून ने गाड़ी लॉक कर ली और शीशे भी बंद कर दिए। मुसल्लह अफराद ने गाड़ी का शीशा तोड़ा, खातून और बच्चों को गाड़ी से निकाला और मोटरवे के गिर्द लगी जाली को काट कर इन्हें करोल के जंगल की तरफ ले गए। मुसल्लह अफराद ने खातून से बच्चों के सामने ज्यादती की, फिर नकदी और जेवर छीनकर फरार हो गए। ये वाकया खातून के रिश्तेदार की जानिब से FIR में बयान किया गया है। मुल्जिमों की उम्र 30 से 35 साल के दरमियान बताई जा रही है। वाकये के बाद पुलिस और CIA के 20 टीमें तफ्तीश के लिए तैयार की गई हैं। पुलिस का यह दावा भी है कि इन्हें अहम सबूतों तक रसाई हासिल हो चुकी है। हमारी 4 इन्वेस्टिगेशन लाइन्स हैं। फुट ट्रैकर्स आपने बहुत कम सुना होगा, लाहौर के क्राइम में बुलाए हैं। हमने एक कसूर से और एक गुजरावाला से उनको बुलाया। हमने जियो फेंसिंग की टीम को बुलाया जो कि जियो फेंसिंग हो चुकी है और उसके ऊपर काम हो रहा है। तीसरा हमने देखा कि इन मुल्जिमों ने जब आके ताला उसका दरवाज़ा तोड़ा है, शीशा तोड़ा है, तो उस वक्त उनका खून निकला है। हमने PFSA की टीम बुलवाई है, उसकी DNA प्रोफाइलिंग कराई है। चौथी चीज 3 से 5 किलोमीटर के रेडियस का क्राइम है। वाकये की तफ्तीश करने वाले इस गांव तक पहुंच गए हैं जहां से मुल्जिम निकले थे। 70 के करीब मुल्जिमों की प्रोफाइलिंग कर ली गई है। 12 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। सुबह बंदे इतों लगे ने 10 ਤੋਂ 12 ਬੰਦੇ लगे ने आबादी चो। अच्छा जी, लिहाजा कल वो पुछते रहे ने इतने CD कैमरे जिथे चौंका लगे हैं, वो भी राती SHO आया है, वो चेक करता है। रात को 3 बजे आए हैं, सारे घर में से 15-20 लोग लेकर गए हैं, एक घर में से लेकर गए हैं आदमी। हमारे घर में से मेरे एक पापा को लेकर गए हैं, मेरे भाई को लेकर गए हैं। इतना संगीन और लर्जा खेज वाकया पेश आने के बाद हुक्मरान वही कर रहे हैं जो ऐसे वाकयात के बाद हमेशा किया जाता है। वज़ीर आज़म ने भी नोटिस ले लिया, वज़ीर आला ने भी नोटिस ले लिया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर CCPO लाहौर तफ्तीशी टीम को लीड कर रहे हैं, लेकिन CCPO लाहौर ने मीडिया को जो मौक़िफ़ दिया इसमें ज्यादती की शिकार खातून पर ही सवाल उठा दिए हैं। यहाँ तक कहा है कि हमारा माशरा ही ऐसा है, बहनों बेटियों वाले खुद ख्याल रखें। मैं सीधी बात करने वाला ऑफिसर हूँ। मैंने उन्हें कहा कि यार क्या हम अपनी बहन माँ को अकेले बच्चों के साथ जाने देते हैं? 12:30 बजे नहीं जाते। पाकिस्तान की कोई सोसाइटी नहीं जाने देती। नंबर 1। अगला सवाल ये है कि वो अगर जाने भी सही किसी इमरजेंसी से, तो हमसे कहते बेटा चिट्ठी को ये बातें करने से मेरा मुराद उसको मोर्दे इल्जाम फैलाना नहीं है। ठीक हो, मुझे ये बताना है कि सोसाइटी हमारी इस तरह की है
बहनों वालों, बेटियों वालों, आइंदा ख्याल रखो। सीसीपीओ लाहौर के इस बयान पर मुशीर दाखिला शहजाद अकबर इन्हें रेस्क्यू करते हुए नजर आए। वही शहजाद अकबर जिनके बारे में कहा जाता है कि उमर शेख को सीसीपीओ लाहौर उन्हीं के कहने पर लगाया गया। शहजाद अकबर उमर शेख के बयान पर रद्द अमल को ख्वामखा की कंट्रोवर्सी करार दे रहे हैं, उनकी तारीफें करते रहे। कुछ देर से एक खामखा की कंट्रोवर्सी भी शुरू कर दी गई जो सीसीपीओ साहब के एक स्टेटमेंट के ऊपर थी। वो भी मैं समझता हूँ मेरी इनसे बात भी हुई है, ये खुद भी एक्सप्लेन बता देंगे कि इनका मकसद क्या था। ये हरगिज़ नहीं है कि हम इस तरह से कोई अनसेफ माशरा है जहाँ पे किसी को भी, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, किसी भी वक्त घर से निकलने में कोई मसला हो। सिर्फ यही नहीं बल्कि शहजाद अकबर और सीसीपीओ उमर शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उमर शेख से हुआ तो उसका जवाब भी शहजाद अकबर ने ही देने की कोशिश की और उमर शेख को खुद से पूछे गए सवाल का जवाब देने के लिए बाकायदा शहजाद अकबर से दरख्वास्त करना पड़ी। कौम की जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनको पूछ के जाना पड़ेगा, बता के जाना पड़ेगा कि किस टाइम दो चीज़ें। एक चीज़ देखिए, पहली बात ये है कि आप कहते हैं ना अपोजिशन के बहलावे में ना आइए। आने वाले ये देखें, ये अपना मुझे इजाजत दीजिए। इस आप मेरे अभी 1 मिनट ठहर जाइए। पिछले कुछ दिनों में नाज़रीन ये दूसरी बार है कि सीसीपीओ लाहौर उमर शेख अपनी किसी बात की वजह से तनाज़े का शिकार हुए। पहली बार उन्होंने अपने मातहतों को कहा था कि आईजी का हुक्म ना माना जाए, इसी बात पर आईजी से उनके इख्तलाफात हुए और इस बार उन्होंने ज्यादती की शिकार खातून पर ही सवाल उठाए। दोनों बार उनका जवाब यही होता है कि मेरा तो वो मतलब नहीं था। अब मैंने ये मैसेज क्यों दिया, हमारा ये मुआशरा जनरली इस तरह का नहीं है, तो हमें एक मैसेज है टू द जनरल पब्लिक कि इसके ऊपर प्रिकॉशंस करनी चाहिए। नाज़रीन, जिस जगह ये वाक़या पेश आया, ईस्टर्न बाईपास लाहौर सियालकोट मोटरवे, ये कुछ अरसा कबल ही आमदोरफ्त के लिए खोले गए, लेकिन खबरों के मुताबिक अब तक ना तो यहाँ मोटरवे पुलिस को तैनात किया गया है, ना ही कानून नाफिज करने वाला कोई और इदारा यहाँ सिक्योरिटी के लिए मौजूद होता है। मोटरवे के इस सेक्शन पर ना तो कोई पेट्रोल पंप है, ना गाड़ी खराब होने की सूरत में कोई सहूलत। समा के नुमाइंदे जहांगीर खान ने इस हवाले से रिपोर्ट भी की है। लाहौर सियालकोट मोटरवे को फाल हुए 6 माह हो गए, लेकिन सफर करने वालों को मुकम्मल सहूलियात ना दी जा सकी। 90 किलोमीटर तवील शाहराह पर दूर दूर तक पेट्रोलिंग पुलिस है, ना ही पेट्रोल पंप। सफर करने वालों से टूल टैक्स की वसूली पहले दिन से जारी है, लेकिन बदले में सिक्योरिटी है, ना ही गाड़ी खराब होने की सूरत में वर्कशॉप की सहूलत। गाड़ी खराब हो जाए या पेट्रोल खत्म तो मदद किससे मांगी जाए? मुसाफिर अनजाने खौफ में मुब्तला रहते हैं। यहाँ पे ना कोई फ्यूल पंप है और ना यहाँ पे कोई मोटर पुलिस नज़र आती है। आपको रोड के ऊपर कोई भी इंसिडेंट हो जाए, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, कोई आपकी देखभाल करने वाला नहीं है। सुनसान शाहराह पर मजबूरी के तहत गाड़ी रोकना किस कदर खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा दौरान डकैती ज्यादती के हालिया वाक़े से बखूबी लगाया जा सकता है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आज से नहीं, काफ़ी अरसे से बिल्कुल बड़े कोलैप्स हैं। कल का जो वाक़या हुआ है उस वाक़े ने बिल्कुल लोगों को एस्टॉनिश कर दिया है। कुछ अर्सा कबल एक खातून की बोरी बंद लाश भी इसी मोटरवे से मिली। ज़राए के मुताबिक साबिक आईजी पुलिस ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को सिक्योरिटी के हवाले से मरासला लिखा था, लेकिन ताहाल इस अहम शाहराह पर अवामी तहफ़्फ़ुज़ की कोई भी इदारा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। इंडिपेंडेंट उर्दू की 16 जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल लाहौर में संगीन नौयत के जुराइम में 25% तक इजाफा हुआ, जिनमें डकैती और राहज़नी की वारदातों की शरह ज्यादा है। इस साल पहले 6 माह में लाहौर में डकैती और राहज़नी की 9,273 वारदातें हुई। डकैती मज़ामत पर 16 शहरियों को कत्ल किया गया और गुज्जरपुरा का इलाका जहां हालिया वारदात हुई, वहां इस तरह के वाक़यात पहले पेश आ चुके हैं। कुछ अर्सा कबल इसी जगह से बोरी बंद लाश मिली थी नाज़रीन, जो 2 जुलाई को डाकुओं ने वारदात के दौरान 19 साला लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया था। 9 जुलाई को पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक किया गया। इससे पहले 20 जून को गुज्जरपुरा में ही फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हुए थे। समा के नुमाइंदा जहांगीर खान इस जगह गए और वह रिपोर्ट किया। उनसे पूछते हैं जहां पर यह ज्यादती हुई थी। जहांगीर, ये बताइएगा कि इस इलाके का मोहल्ले वकू क्या है, जरा रिपोर्ट कीजिएगा, बताइएगा इसकी सराउंडिंग्स कैसी। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर मौजूद हूँ और ये थाना गुज्जरपुरा की हदूद है। यहाँ पर 8 और 9 सितंबर की रात एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है, जिसमें सेक्शन जो लगाई गई है वो 376(2) यानी इज्तमाई ज़्यादती और 392 यानी डकैती, ये 2 दफ़ात इस मुकदमे में शामिल की गई हैं।
तहकीकात की बात की जाए तो अभी तक हतमी मुलजिम को ट्रेस नहीं किया जा सका, लेकिन पुलिस की जानिब से ये दावा ज़रूर किया जा रहा है कि इस वाक़े में अहम लीड्स मिली हैं और जल्द ब्रेक थ्रू का इम्कान है। इलाके के मोहल्ले वकूँ की बात की जाए तो मेरे बाएं जानिब घना जंगल है जहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त ना होने के बराबर है। कुछ देहाती लोग हैं जो कि यहाँ से गुजर कर करोल घाटी की तरफ जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर दरख्त ही दरख्त हैं, खेत हैं और जंगल है। इसको करोल जंगल भी कहते हैं और ये महकमा जंगलात के अंडर आता है। इसके बाद जो है मेरे दाएं जानिब करोल गांव है, यानी एक तरफ जंगल और दूसरी तरफ करोल गांव और दरमियान में लाहौर सियालकोट मोटरवे। करोल गांव की बात की जाए तो पुलिस का फोकस इस वक्त पूरे का पूरा करोल गांव की जानिब है और पुलिस का यह कहना है कि प्राइम सस्पेक्ट्स करोल गांव से हो सकते हैं, इसलिए यहीं पर कार्रवाई करते हुए 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है जिनके के DNA टेस्ट करवाए जाएंगे और जियो फेंसिंग भी करोल गांव को ही मद्देनजर रखते हुए की जा रही है। अब इस इलाके की बात की जाए तो करोल गांव जो है ये पेशा अफराद का गढ़ तस्वुर किया जाता है। यहाँ पर जाना जो है वो मुश्किल है, ख़तरात से भरपूर है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो रिटेलिएट करते हैं। इश्तहारी मुलजिमान के बारे में बताया जाता है कि वो इसी गांव में पनाह लेते हैं, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि तमाम तर वसाइल को बरूएकार लाते हुए इस केस को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। काफ़ी वक्त गुजर चुका है, मुकदमा दर्ज हुआ है और मुख्तलिफ लोगों को हिरासत में लेकर तहकीकात का सिलसिला जारी है। अब स्पॉट इस तरह से है कि बिल्कुल सेंटर में लाहौर सियालकोट मोटरवे है, एक तरफ जो है वो घना जंगल है और दूसरी तरफ करोल गांव, और सेंटर में ये स्पॉट है जहां पर उस खातून की गाड़ी खड़ी थी और यहीं से उसको उतार कर ज्यादती का निशाना बनाया गया और डकैती की गई। अब देखना यह है कि पुलिस मजीद कितना वक्त लेती है इस केस को ट्रेस करने में और मुलजिमान को गिरफ्तार करने में। ठीक है, बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। हमारे साथ अब मौजूद है तर्जुमान पंजाब हुकूमत मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। मुसर्रत साहिबा शुक्रिया। मैं आपसे केस के हवाले से बात करूंगा, लेकिन पहले तो मुझे ये बताएं पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के जो तर्जुमान हैं या जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनके साथ मसला क्या है? जब भी कोई ऐसा वाकया हुआ मीडिया ने राब्ता किया, उनसे कहा कि आके इस पे वर्जन दें, बात करें, आवाम को एतमाद में ले, आप लोग भाग क्यों जाते हैं? आपके वज़ीर इत्तलात से जब भी कहा कि इस मौजू पर बात करें, ऐसे किसी भी मौजू पर, वो आने से इनकार कर देते हैं। वज़ीर कानून वो गायब हो जाते हैं। आपके राजा बशारत साहब का पता नहीं चलता कि वो हैं कहां पे। कानून की बालादस्ती की बात करनी होती है उनसे, वो गायब होते हैं। तो ये कैसा रवैया है पंजाब गवर्नमेंट के तर्जुमानों का और बिलखुसूस ओहदेदारान का कि जब मौका होता है जिस पे एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है अवाम को, आप लोग गायब होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं समा न्यूज़ चैनल की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि ये इतना दिलखराश, इतना सैड इंसिडेंट जिसकी जितनी भी हम सारे मिलके मजम्मत करें कम है कि उन्होंने मुझे मौका दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी हो सकता है मैं उनका इट्स बेटर कि वो खुद ही जवाब दें कि वो क्यों नहीं मौक़िफ़ दे रहे थे। ये भी हो सकता है कि बिकॉज आपको पता है कि ये इतना दिल खराश वाक़या है कि हर चैनल इस पे प्रोग्राम प्राइम टाइम पे भी आज सुबह से आप यकीन करें कि ये मेरा भी शायद कोई 10वां प्रोग्राम होगा, क्योंकि हर कोई इस पे बात कर रहा है और हमें करनी चाहिए। शायद ये भी वजह हो सकती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है ये हमेशा की बात है अदब के साथ। मैं आपकी बड़ी अच्छी बात है कि आपने वक्त निकाला और आप तर्जुमानी कर रही हैं यहाँ पर हुकूमत की, मगर ये हमेशा की बात है। मैं तो एक बात वाकई की बात ही नहीं कर रहा। जब भी कोई वाकया होता है, आपके वज़ीर इत्तलात साहब से कहा जाता है तो वो इनकार कर देते हैं, वज़ीर कानून साहब से कहा जाता है तो वो नहीं आते हैं। कम से कम इत्तलात का तो काम है कि आके इत्तला दे, वो भी नहीं आते, वाकये पे आते हैं। अब मुझे ये बताइए कि करने क्या जा रहे हैं आप, किस तरह से? कहीं इसका हाल भी साहिवाल वाकये की तरह तो नहीं होगा कि शोर मचेगा, वज़ीर आज़म साहब भी ऐलान करेंगे, उसके बाद होगा कुछ नहीं, कल्प्रिट्स जो हैं वो ऐसे ही फ्री घूमते फिरते रहेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। उसकी वजह यह है, मैं आपको अर्ज करूं कि इसका इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ करार वाकई सजाएं दी जाएंगी, बल्कि बहुत हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन इसमें हो रही है, जिसमें CIA की भी बहुत ही मंझे हुए हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो इसमें काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं और हमें करना चाहिए। और ये मैं आपसे वादा करती हूँ और ये मैं अल्लाह से भी ज़ाहिर है हर चीज़ के लिए हमें दुआ भी करते रहना चाहिए कि हम इस वाक़े को, ये जैसे अपनी नौयत का पहला वाक़या है, हम इसके ऊपर डिटर्मिन्ड हैं कि हम इसको आखिरी वाकया बनाएं और इतनी इबरतनाक सजाएं दी जाएं कि कभी कोई हमारी बहन, हमारी बेटी वो रात के 2 बजे हों, 3 बजे हों। उसकी वजह यह कि ये कोई स्टोन एज नहीं है। हमारी बच्चियों को हमने ये माहौल देना है। अगर हम बात करते हैं वीमेन एम्पावरमेंट की, लेट मी इंटरप्ट यू हियर।
आपके सीसीपीओ लाहौर कहते हैं, जो मंजे हुए ऑफिसर हैं जिनकी वजह से आपने अपने आईजी की कुर्बानी दे दी, वो ये कहते हैं कि नहीं, ये खातून जो है रात के वक्त बच्चों के साथ क्यों जा रही थी, मोटरवे से क्यों जा रही थी, वो किसी और रास्ते से जाती। बाद में पूछा ऐसा क्यों कहा, तो कहते जी देखें, हम तो माओ बेटियों को मैं पैगाम देना चाहता हूं कि अपना ख्याल खुद करें। तो मैम, अगर हमने अपना ख्याल खुद करना है तो ये सीसीपीओ साहब किस लिए यहां पर? जी, मैं उनके बयान से बिल्कुल भी इत्तफाक नहीं करती। रियासत का काम है, ये हमारा काम है, और हम ही हिफाजत करेंगे अपनी माओ बहनों बेटियों की। और ये बाय चॉइस नहीं होता। ट्रैवलिंग अब आज का, ये मैंने अर्ज किया, ये स्टोन एज नहीं है। इसमें हमें किसी भी वक्त बाय चॉइस तो चले हम नहीं निकलेंगे। अगर मैं वैसे ही रात के 2 बजे कोई सैर सपाटे के लिए तो निकलता भी नहीं है, कोई इमरजेंसी होती है, कोई खुदा ना खास्ता हेल्थ इश्यूज की वजह से निकला जा सकता है, कोई डेथ हो जाती है निकला जा सकता है, या वट एवर द रीजन इज। ये तो इस पे तो ये तो बहस ही फजूल है। इंपॉर्टेंट चीज ये है। और एक जी, किसी की वजह से, किसी ऑफिसर की वजह से आईजी साहब को नहीं निकाला, वो एक अलग स्टोरी है, वो अपनी वजह से खुद गए हैं। ये मैं आपसे जो इसको मैं क्लियर करूं, लेकिन इनकी ये जो गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट थी उसमें, हाँ जी बिल्कुल, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये मैं तो इसमें ये बिल्कुल आपसे मैं एग्री कर रही हूँ कि ये गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट थी। चले उन्होंने उसकी वजाहत भी कर दी, लेकिन इस गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट पर आपके मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर साहब कहते हैं, मुसर्रत साहिबा, के इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शनल ब्लो किया गया, मतलब एम ही इसको खामखा इशू बनाया गया है। ये सीसीपीओ साहब की स्टेटमेंट को ये खामखा का बाकायदा लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने, तो वो तो समझ रहे हैं कि सीसीपीओ साहब की बात को ऐसे ही उछाला जा रहा है। उन्होंने वजाहत भी दे दी, और उन्होंने जब कसम उठा ली कि मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि मैं जैसे अपनी बेटी, अपनी बहू के लिए ही मेरे जो जज्बात हैं, तो इसलिए वो शायद समटाइम ये होता है कि कुछ लोगों की कम्युनिकेशन या अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं होता, लेकिन मैं इसमें वजाहत करूं कि ठीक होना चाहिए। जब हम जिम्मेदार लोग हैं, जब वी आर रिस्पॉन्सिबल, तो हमें एक एक लफ्ज नाप तोल के, इसलिए कि ये वाकया इटसेल्फ इतना बड़ा इंसिडेंट है कि इसमें मेरी किसी भी अल्फाज जो चुनाव है, अगर वो मुनासिब नहीं होगा, वो एहतियात के साथ नहीं होगा, तो लोगों की यहाँ पे आज हम सारी औरतें दुखी हैं, हम सारी वर्किंग हैं, मेरे भी कोई ड्यूटी आवर्स नहीं है, हम रातों को भी निकलते हैं, हमें दिन में, अब जो मीडिया में बच्चियां काम कर रही हैं। मुसर्रत साहिबा, बहुत अहम सवाल है अगला, वो सुनिएगा। देखिए, ये जो हिस्सा जहां पर ये वाकया पेश आया, मोटरवे का ये हिस्सा, ये अभी किसी के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। मोटरवे पुलिस की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, हाईवे पुलिस की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, रिंग रोड पुलिस की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। अच्छा, यहां पर पेट्रोलिंग ही नहीं हो रही थी, और एक साबिक आईजी हैं, उन्होंने खत भी लिखा पंजाब गवर्नमेंट को कि जनाब ये देखें, ये अच्छा खासा एक लंबी पट्टी है, यहां पर रात के वक्त बड़ा खतरा होता है, तो यहां पेट्रोलिंग करवाएं। अब यहां पर जो पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी, इसका जिम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल, इस पे भी ये बात बिल्कुल मैं तो हैरान हूँ कि इस पे वाकई ये इतनी लापरवाही जिस भी रेलेवेंट डिपार्टमेंट की बनती होगी उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जिस लीडर को मैं फॉलो करती हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब, हम बिल्कुल भी अपने भी किसी मेंबर की पर्दापोशी करने के लिए यहाँ पे नहीं है। हमारा मकसद ये है कि अवाम को, अगर हम मदीना की रियासत की बात करते हैं तो मेरे हुक्मरान हैरान है, तो फिर मैं तो परेशान होऊंगा ही होऊंगा ना, मैं कहां जाऊं फिर? देखिए, मैं बताएं, अगर आज मेरा हुक्मरान हैरान है, उसको नहीं समझेगी क्या, मैं ये अर्ज कर रही हूँ कि इसमें जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट होगा, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। हम कोई भी किसी किस्म की, तो बताएं ना कौन है, आप बताएं मुसर्रत साहिबा, कौन है वो डिपार्टमेंट? अब तक कार्रवाई, अब तक निशानदेही क्यों नहीं हुई उसकी? इस बात को भी 2 दिन हो चुके हैं। नहीं, देखें, ये 2 फर्क चीजें हैं। देखें, जो जहां तक वाकई की बात है, तो वाकई की मैंने अर्ज किया कि सैंपल तक वहां से ले लिए गए, फिंगरप्रिंट्स भी, और वाकई कुछ लोगों को पकड़ा भी गया, लेकिन अभी हम पेट्रोलिंग ना होने देने का जिम्मेदार कौन है? देखिए, ऑफ कोर्स ये तो मुझे भी अभी ये, अगर कोई वहां पे ड्यूटी पे लोग नहीं थे, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई अभाम है, कोई बीच में चीजें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं है। तो इस वक्त मैं किसी पे चार्जशीट नहीं लगा सकती, मैं आपको प्रिंसिपली कि वहां पे पेट्रोलिंग होती ही नहीं थी, वहां पे ऑफिशियली सैंक्शन ही नहीं की गई थी पेट्रोलिंग। तो मैं पूछ रहा हूं कि उसका जिम्मेदार कौन है? जानते हुए भी कि खतरनाक इलाका है, यहाँ पेट्रोलिंग होनी चाहिए।
मैं आपसे पहले तो ये कि मैं आपकी बात से इत्तफाक कर रही हूँ, आप बजा फरमा रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात ये कि मैं इस वक्त किसी एक चीज़ का नाम ले दूं तो वो भी गैर मुनासिब बात होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें मैंने अर्ज़ किया कि जो रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा और मीडिया के सामने भी लाया जाएगा कि ये कमी कोताही किस वजह से हुई, किसकी जिम्मेदारी थी ये और क्यों नहीं हुआ। सो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं जो बात कर रही हूँ कि हम किसी किस्म की भी इसको हम पर्दे में नहीं रखेंगे, अवाम के सामने लाएंगे और इनकी जो सजाएं, जो गुनाहगार, जो ये कल्प्रिट्स, ये दरिंदे, उनकी भी सारी चीजें, सारी इन्वेस्टिगेशंस, और फिर आज ये हम तमाम पॉलिटिकल जमात, सियासी जमातों के लिए भी कि खुदारा जो विमेन रिलेटेड जितनी भी लेजिस्लेशन होती है उसमें बीच में ये जो अपोज किया जाता है, बीच में खामखा इस्लाम को लेके आया जाता है, उसमें अब ये वाकया बता रहा है कि हम सब ने ऐसी लेजिस्लेशन करनी है जिसमें कोई दरिंदा ये सोचे भी ना, जो सोचे भी उसको वो काम उठे। अगर तो साहिवाल साइने के साथ भी वही होना है, अगर तो सलाहुद्दीन के साथ जो हुआ तब भी वही होना है, और अगर अब भी वही होना है और आपने मेरी बात से सिर्फ इत्तफाक करना है और गवर्नमेंट का काम तो एक्शन करना होता है, इत्तफाक करना नहीं होता, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। मुसर्रत साहिबा देखिए, मैं इत्तफाक करूंगी तो एक्शन करूंगी ना, मैं डिनाइल में नहीं जा सकती। मैं डिसएग्री इसलिए नहीं कर रही हूं कि ये बातें ठीक है और इन पे इत्तफाक है और इन पे एग्जीक्यूशन हो रही है। ये अपनी नौयत का अगर ये पहला वाकया है तो उसको आखिरी वाकया बनाने के लिए तभी पॉसिबल है जब हम इनको कल्प्रिट्स को भी सजाएं देंगे, किस किस की कमी कोताही की वजह से ये इंसिडेंट हुआ उनको भी हम करार वाकई सजाएं देंगे, रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। तो इसको अमल और एग्जीक्यूशन ही मेरे ख्याल में कहते हैं। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमने किसी भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा, चाहे किसी के अल्फाज में हुआ या किसी के एक्शन में हुआ, तो हमने उनको जिम्मेदार ठहराया। हम ये नहीं कह रहे कि गलती नहीं थी और हम इस चीज को मान रहे हैं। मुसर्रत साहिबा, आप जो कि तर्जमान है पंजाब गवर्नमेंट की, लेट्स टेक योर वर्ड। आपकी 2 साल से गवर्नमेंट है, 2 साल से वहां पर पेट्रोलिंग नहीं हो रही है। अब इसका जिम्मेदार जो भी अफसर हुआ, जो भी मिनिस्टर हुआ, जो भी कंसर्न अथॉरिटी हुई, पंजाब गवर्नमेंट उनको सजा देगी? जी बिल्कुल देगी। और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से खुद इस चीज की अपील भी करूंगी और लीगल वे में एज ए मेंबर, एज ए लेजिस्लेटर मैं इसको असेंबली में भी उठाऊंगी कि ये कैसे हो सकता है, ये मुमकिन कैसे हुआ। और ये मैं आपके चैनल पे ये वादा करती हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, सीएम साहब के भी, कि ऐसे लोग जिनकी गफलत की वजह से ये हुआ उनको भी जिम्मेदार ठहरा के जो कानून के मुताबिक सजाएं बनती है वो दी जाए। और मैं असेंबली के फ्लोर पे भी एज एन एमपीए भी इस पे आवाज जरूर उठाऊंगी और इसके ऊपर जो भी लीगल ऑप्शंस हुई। ठीक है जी, अभी आवाज उठेगी, अभी इत्तफाक होगा, लेकिन न जाने कब ये मुल्जिमान कटहरे में खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा, आपके वक्त का एक वक्फा लेते। वक्फे के बाद नाज़रीन आपको बताते हैं कि दुनिया भर में ये जो रेपिस्ट होते हैं, ज्यादती करने वाले, ये जो साइकोपैथ्स होते हैं, इनको क्या सजाएं दी जाती हैं, जो पाकिस्तान में सजाएं मिलती हैं रेपिस्ट को, क्या वो काफी हैं? वक्फे के बाद नाज़रीन, ना माएँ महफूज हैं, ना बहनें और ना ही बेटियां। पाकिस्तान में आखिर हो क्या रहा है? 3 साल की बच्चियों से लेकर बड़ी उम्र की खवातीन तक, ख्वाजा सराओं से लेकर मासूम बच्चों तक, हत्ता के कब्रें तक भी जिनसी दरिंदों से महफूज नहीं है। ना शहरियों की जानो माल महफूज हैं और ना इज्जतें। पूरा माशरा बीमार ज़हनियत उसको यरगमाल बना रखा है। गुज़िश्ता रात लाहौर मोटरवे पर इंसानी दरिंदगी का जो बदतरीन वाक़या पेश आया, इससे पूरे पाकिस्तान में बेचैनी और तशवीश की लहर दौड़ा दी है। अवाम से लेकर हुकूमती शख्सियात तक खातून के साथ ज्यादती के मुजरिमों को सख्त तरीन सजाओं का मुतालबा कर रहे हैं। वफाकी वज़रा से लेकर अपोजिशन रहनुमाओं तक सभी इस हसास तरीन मामले को लेकर सख्त तरीन सजाओं और कवानीन का मुतालबा कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा सख्त मौक़िफ़ वफाकी वजीर फैसल बावडा के सामने आया, जो ऐसे भेड़ियों की सरेआम फांसी का मुतालबा कर रहे हैं और अपोजिशन को भी इस कानून साजी के लिए मिलकर चलने की पेशकश कर रहे हैं। फैसल बावडा ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए यह भी मुतालबा किया है कि अगर सरेआम फांसी नहीं दी जा सकती तो कम से कम इन जिनसी दरिंदों को फौरी तौर पर जिनसी सलाहियत से महरूम करने का कानून पास किया जाना चाहिए। फैसल बावडा जिस कानून की बात कर रहे हैं वो आजाद कश्मीर में पहले ही नाफिज हो चुका है।
3 माह पहले आजाद कश्मीर की असेंबली ने कम उम्र बच्चों के साथ ज्यादती करने वालों को जिनसी सलाहियत से महरूम करने की सजा का कानून पास किया था। सिर्फ आजाद कश्मीर ही नहीं नाज़रीन, बल्कि अमेरिका की एक रियासत में भी बच्चों को हवस का निशाना बनाने वाले मुजरिमों के लिए भी यह कानून नाफिज कर दिया गया है। गुज़िश्ता बरस अमेरिकी रियासत अलाबामा की हुकूमत ने एक कानून पास किया कि मुजरिम इंसानियत के मुजरिम होते हैं, इसीलिए दुनिया भर में इन मुजरिमान को सख्त सजाएं दी जाती हैं। पाकिस्तान में ऐसे जुर्म करने वालों को सजाए मौत से लेकर फांसी की सजा दी जाती है। साल 2018 में कसूर में मासूम बच्ची ज़ैनब को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुजरिम अली इमरान, उसको भी फांसी की सजा दी जा चुकी है। माजी में पाकिस्तान में ऐसे जुराइम पर सरेआम सजाएं भी दी जाती रही हैं। साबिक सदर जनरल ज़िया के दौर में कराची में बच्चे के साथ ज्यादती के मुजरिम को खुले मैदान में अवाम के सामने कोड़े मारे गए थे। दुनिया के दूसरे ममालिक की बात की जाए तो चीन, मिस्र, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, ईरान, भारत और ग्वाटेमाला जैसे ममालिक में भी जिनसी ज्यादती के मुजरिमों को मौत की सजा दी। ज्यादातर मगरबी ममालिक में मुजरिमों को मौत की सजा पर पाबंदी है। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस जैसे ममालिक में जिनसी ज्यादती के मुजरिमों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। जिनसी ज्यादती करने वाले मुजरिमों को सजा के हवाले से सबसे अनोखी सजा मशरिक वस्ता के मुल्क लबनान में दी जाती है, जहां मुजरिम को जुर्म के बदले में सजा भुगतने या जिस खातून के साथ ज्यादती की जाती है उसके साथ शादी करने में से किसी एक चीज का इंतखाब करना होता है। लबनान में इस कानून के खिलाफ सख्त मज़ाहमत पाई जाती है। जिनसी जराइम पर दुनिया भर में कहीं सख्त तो कहीं कम सख्त सजाएं दी जाती हैं, लेकिन जो खवातीन इस जुल्म का शिकार हो चुकी हैं, हर रोज वो जिस कर्ब से गुजरती हैं, जिस तकलीफ से गुजरती हैं, अगर उनकी हालत देखी जाए तो मुजरिमों को दी जाने वाली हर सजा ही आपको कम महसूस। जुल्म सिर्फ वही नहीं होता जो जिनसी दरिंदों ने उन पर ढाया होता है। इस जुल्म के बाद जुल्म का एक नया बाब शुरू होता है नाजरीन। माशरा इन खवातीन को अपनाने से इनकार कर देता है। मजलूम औरत को, मुतासरा खानदान को, उस खानदान के मासूम बच्चों को, सबको माशरती बेहिसी का सामना करना पड़ता है। और इसके मुकाबले इस्मत दरी करने वाला घिनौना चेहरा वो बेखौफी के साथ माशरे में दंदना। जिनसी जराइम सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं होते बल्कि पूरी दुनिया में शैतान सिर्फ भेड़िए खवातीन और बच्चों को अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। और इस जुल्म का शिकार होने वाली हर खातून हर रोज टूटती है, हर रोज बिखरती है, चाहे वो खातून मशरकी माशरे की हो। अमेरिका जैसे ममालिक में इन मुतासरीन के लिए खास तौर पर ऐसे मरकज बनाए जाते हैं जहां उनकी नफ्सियाती ट्रीटमेंट की जाती है, जिससे ये टूटे फूटे लोग दोबारा से नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस आ जाते हैं। जुराइम का एक इंतहाई गलीज, इंतहाई बदतरीन और इंतहाई वहशियाना पहलू भी है। हवस के ये पुजारी अपनी जिनसी भूख मिटाने के लिए जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं। रवा बरस मार्च में ओकाड़ा में एक ऐसा शख्स पकड़ा गया था जो कब्रों में मुर्दा खवातीन को बदफेली का निशाना। वो हम पहले कर चुके हैं कि माशरे में से इंसानियत अब खत्म हो रही है। न माए महफूज, न बहनें और न ही बेटियां। पाकिस्तान में आखिर हो क्या रहा है? 3 साल की बच्चियों से लेकर बड़ी उम्र की खवातीन तक, ख्वाजा सराओं से लेकर मासूम बच्चों तक, हत्ता के कब्रें तक भी अब इनसे महफूज नहीं हैं। हमें फौरी तौर पर कुछ करना होगा दोस्तों। हुकूमत को फौरी तौर पर सख्त इकदाम उठाना होंगे। इन मुजरिमों को पकड़कर इबरत की ऐसी मिसाल बनाना होगा जो ऐसी मुजरिमाना ज़हनियत रखने वालों के लिए एक सबक बन जाए। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ समाजी कारकुन उज़्मा सदाकत साहिबा मौजूद है। उज़्मा साहिबा, शुक्रिया आपके वक्त का। ये सजाएं क्या काफ़ी हैं? और क्या मुझे ये बताइएगा कि क्या सजा होनी क्या चाहिए आपकी नज़र में कि जिससे डिटरेंस हो सके, जिससे रुक सके ऐसे वाक़यात? हमारे यहाँ पे बुनियादी तौर पर जो वैल्यूज़ हैं उसका काफ़ी फुकदान पाया जाता है। हमारे यहाँ झूठ बोलने को बहुत एक्सेप्टेबल कंसिडर किया जाता है। इसी तरह के दगा देने को, चोरी करने को, मामलात हम रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश करते हैं, जबकि सज़ाएँ इसलिए मुतय्यन की जाती हैं ताकि कोई डिटरेंट हो सके और लोग इस तरह के काम को करने से बाज रहें। सो जब हम ज़्यादती के केसेस को देखते हैं जहाँ पे बच्चियों के साथ ज़्यादती होती है, एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या है कि माँ के साथ उसके बच्चों के सामने ज़्यादती की गई। सो ये काफ़ी, यानी इसकी कोई मिसाल नहीं है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हों। लेकिन जब भी कोई ऐसे वाक़यात होते हैं, ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ सोसाइटी में विक्टिम ब्लेमिंग करते हुए नज़र आते हैं। वो ऐसी बातें करते हुए नज़र आते हैं कि ख़ातून को उस जगह पर नहीं होना चाहिए था, ऐसे कपड़े नहीं पहने चाहिए थे, रात के इस पहर नहीं निकलना चाहिए था। सो जब हम इस तरह की बातचीत करते हैं तो हमें लगता है कि कहीं हमारे जहन में जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
वो कहीं ना कहीं हम खवातीन के ऊपर डाल के समझते हैं कि इससे कोई किस्सा ख़त्म हो जाएगा, जबकि हमें इन नोशंस की सख्ती से नफ़ी करनी चाहिए और ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे माशरे के अंदर मर्दों की इस्लाह की हमें काफ़ी हद तक ज़रूरत है। और मैं सिर्फ मर्दों की बात नहीं करूँगी, हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो ऐसी वीडियोज़ देख रहे होते हैं बिना सोचे समझे कि इसके नताइज क्या हैं, और पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी मोबाइल के ऊपर कंट्रोल नहीं करते। यही बच्चे जब बड़े होते हैं, फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर आती है। ऐसे मवाद जो हैं वो बड़े इजीली अवेलेबल हैं हमारे यहाँ यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि अंडर एज बच्चों को नहीं देखने चाहिए। सो ये सारे मिले जुले रुझान जो हैं वो मिलजुल कर इस तरह के वाकयात को जन्म देते हैं। अच्छा उस्मा साहिबा, सजा, देखिए सजा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और उससे डिटरेंस क्रिएट होती है, लेकिन सजा कैसी होनी चाहिए? अब इस वक्त जो है वो हैंग द रेपिस्ट का ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे कि फांसी लगानी चाहिए रेपिस्ट को। हल क्या है? सजा, अच्छा आप क्या तजवीज करेंगी, सजा होनी क्या चाहिए? अच्छा, मुझे लगता है कि सज़ाएं भी इंसानी नोयत की होनी चाहिए। बिलाशुबा ये वाक़या काफ़ी अफसोसनाक है, लेकिन हमारे यहाँ फौरी तौर पे एक रिवेंज का जज्बा उभरता है कि इस बंदे को हैंग कर दें। हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये कोई आखिरी बंदा नहीं होगा। ऐसी सज़ाएं होनी चाहिए जिससे इस तरह के लोगों को ना सिर्फ पुलिस कस्टडी के अंदर रखा जाए, बल्कि उनके अंदर कोई बिहेवियर चेंज लाने की आगे बात की जाए। और जो लोग अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, जो इक्का दुक्का वाक़यात इस तरह के करते हुए हमें नज़र आते हैं, यकीनी तौर पर सज़ाएं डिटरेंट क्रिएट करती हैं, बट हमारे यहाँ अमल दरामद उसके ऊपर कम है। सजाएं जरूर मौजूद हैं जो कि सख्त की जा सकती हैं, लेकिन सजा जो भी है उसके ऊपर जब तक अमल नहीं होगा तो इन वाकयात को हमें सामना करते ही रहना पड़ेगा, अनफॉर्चुनेटली। एक सजा भी आज़ाद कश्मीर में उसका जो है वो इतलाक हुआ और कई मुल्कों में दी भी जाती है, कास्ट्रेशन की सजा। लोगों ने ये भी, मैं सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था कि लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि किसी आप रेपिस्ट के साथ अगर ऐसा उसको कास्ट्रेट करते हैं तो वो भी एक, और उसको छोड़ दें, आप आज़ाद छोड़ दें, बेशक वो कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी सजा है, गालिबन फांसी से ज़्यादा बड़ी सजा होगी उसके लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जो भी सजा हो उस पर अमल ज़रूर होना चाहिए, ये बुनियादी नुक्ता है। जब तक अमल नहीं होगा, हम जितनी मर्जी सजाएं मुतय्यन कर लें तो फिर कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा साहिबा आपके वक्त का। आगे बढ़ेंगे। कराची में एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया, बल्कि अब तो मामूल बन गया कि बिल्डिंग्स गिरती हैं, लोग मर जाते हैं। वक्फे के बाद बात करेंगे। मंजिल इमारत थी, 4 मंजिल इमारत है, 4 दिन से कह रहे हैं हम लोग खाली कर दो, पैसे बचाने के चक्कर में किसी ने खाली नहीं की। नाज़रीन, आज के दिन 2 अलमनाक वाक़यात हुए। एक वाक़या हुआ पाकिस्तान के दिल लाहौर में, जिसने पूरे पाकिस्तान को तकलीफ में मुब्तला कर रखा है, और एक वाक़या हुआ है पाकिस्तान की माशी शहर कराची में, जहां एक बार फिर एक बड़ी इमारत ज़मीं बोस हो गई है। इस अलमनाक सानहे में कोई जिंदगियां मौत के मुंह में जा चुकी हैं और कई अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। जिला कुरंगी के इलाके अल्लाहवाला टाउन में गिरने वाली 5 मंजिला रिहायशी इमारत के मलबे में अभी भी बहुत से अफराद दबे हुए हैं। मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी और रेस्क्यू टीमें मौका पर मौजूद हैं। इमदादी काम तेजी से जारी है। इंतजामिया का कहना है कि 2 रोज कबल इमारत खाली करने के अहकाम दिए गए थे और 1-2 के सिवा तमाम खानदान इमारत छोड़ गए थे। SPCA के हुकाम का मुताबिक गिरने वाली इमारत गैर कानूनी थी, जिसे रफाई प्लॉट पर चाइना कटिंग करके बनाया गया। इमारत का नक्शा और प्लान पास नहीं हुआ था। ग्राउंड का प्लॉट था, तकरीबन 20 से 22,000 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है। इसमें इलीगल इंक्रोचमेंट हुई थी, ये बिल्डिंग भी शामिल थी, इसमें कोई अप्रूवल नहीं थी। ये चाइना कटिंग के हवाले से इलीगल कंस्ट्रक्शन, अप्रूवल बिल्डिंग कंट्रोवर्सन नहीं था, और बाकी इलीगल कंस्ट्रक्शन के हवाले से SBCA जो हम कोशिश कर रहे हैं, हम लोग सुबह और शाम इसमें लगे हुए हैं। खतरे की बात ये भी है कि इमारत गिरने के साथ इमारत को भी, जो साथ वाली इमारत थी, उसको भी नुकसान पहुंचा है, और इमारत गिरने के बाद दाएं और बाएं जानिब की इमारतें भी मखदूश हो गई हैं। चेयरमैन SBCA का कहना है कि ये इमारत प्ले ग्राउंड की जमीन पर कब्जा करके गैर कानूनी बनाई गई थी और कई माह पहले इमारत को मखदूश करार दे दिया गया था। ये बात ठीक है कि इस इमारत को मखदूश करार दिया गया था और मकीनों को इमारत खाली करने का नोटिस भी दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन है जो कराची में नाकिस इमारतों की तामीर की इजाजत देता है, और कौन सा माफिया है जो नक्शे तक मंजूर कराने की जहमत नहीं करता, क्योंकि नाकिस मटीरियल और बगैर मनसूबाबंदी से बनने वाली ये गैर कानूनी इमारतें मुसलसल लोगों
लोगों की जिंदगियां ले रही हैं। गुज़िश्ता एक बरस के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद रिहायशी इमारतें गिर चुकी हैं, जिनसे कई अफराद लुक़्मा अजल बन चुके। ज़मीन बोस होने वाली बेशतर इमारत गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई थी। रवा बरस के दौरान कराची में किसी रिहायशी इमारत के गिरने का ये चौथा वाक़या। सबसे हौलनाक हादसा 6 मार्च को गुलबहार में पेश आया, जहां कसीरुल मंजिला इमारत गिरने से 27 अफराद लुक़्मा अजल बन गए थे, जबकि जून में लियारी में 5 मंजिला इमारत गिरने के नतीजे में 22 अफराद जाँ बहक हुए थे और दिसंबर 2019 में पुराना हाजी कैंप टिम्बर मार्केट में 6 मंजिला इमारत गिर गई थी। ये इमारत भी गैर कानूनी तामीर की गई थी और इस वाक़े के बाद भी जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया गया था। इंक्वायरी की जाएगी कि इसके अगर नक्शे पास हुए हैं तो किसने किए हैं, क्योंकि ये जो प्लॉट था ये इसका मुतहम्मिल नहीं था कि इतनी इस पर हाई राइज की जाए। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची शलवानी साहब भी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले जरा अपडेट लेते हैं हमारे नुमाइंदे शाहनवाज कादरी से। कादरी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है कि जो साथ वाली इमारतें हैं वो भी अब मखदूश हो चुकी है, क्या वहां से लोगों को निकाल लिया गया? देखिए अली, मैं उसी मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ आज दोपहर के टाइम एक बिल्डिंग गिरी थी। 4 मंजिला ये बिल्डिंग थी, जिसके मलबे तले 7 अफराद जख्मी हालत में निकाल लिए गए हैं, जबकि एक जो है वहाँ पे डेड बॉडी मिली है, जिसकी शनाख्त 15 साला वकास के नाम से हुई है। जब ये बिल्डिंग गिरी थी उसके बाद फौरी तौर पर जो है यहाँ पर रेस्क्यू पहुँची थी, पुलिस की नफरी पहुँची थी और जो इतराफ़ की बिल्डिंग्स थी उसको भी जो है खाली करा लिया गया था। तो इतराफ़ की आने वाली तकरीबन 4 से 5 बिल्डिंग जो है इस वक्त खाली करा ली गई हैं, वहाँ पर मौजूद नहीं है लोगों को, फैमिलीज़ को वहाँ से निकाल दिया गया है। अगर उन बिल्डिंगों की बात भी करें तो उनकी बिल्डिंग्स की भी हालत कोई अच्छी नहीं है, उस बिल्डिंग्स में भी क्रैक नजर आ रहे हैं और वो भी किसी वक्त भी गिर सकती है। मेरे कैमरामैन इमरान आपको अगर आपको दिखा सके तो आपको नजर आएगा इसके बिल्कुल बराबर में बिल्डिंग है और जब ये मलबा गिरा है तो इसने इस बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचाया है। सामने आपको ग्रिल भी नजर आ रही होगी जो टूटी हुई है, तो इस बिल्डिंग को भी खासा नुकसान पहुंचा है। इस बिल्डिंग के रिहायशियों को भी फौरी तौर पर यहाँ से निकाल लिया गया है, मुंतकिल कर दिया गया है और मुमकिन तौर पर SBCA का अमला यहाँ पर पहुंचेगा और इंस्पेक्शन करेगा तो मुमकिन तौर पर यही कहा जाएगा कि इस बिल्डिंग को भी गिरा दिया जाए। ये तमाम इलाका जो है चाइना कटिंग पे बनाया गया है और यहाँ पर हमारे जो मकीनों से बात की उनका कहना था कि इस बिल्डिंग को मखदूश करार दे दिया गया था। 6 से 7 खानदान इस यहाँ पर आबाद थे, 8 फ्लैट बताए जाते हैं, 6 फ्लैट्स को यहाँ पर खाली कर दिया गया था। 2 फैमिलीज यहाँ पर मौजूद थी, जिसमें एक पुलिस एहलकार है जुल्फिकार, उसकी फैमिली भी यहाँ पर मौजूद थी, जिसकी जो एक वाइफ और 2 बच्चों को अब तक नहीं निकाला जा सका है। और रेस्क्यू जो हमारी बात हुई है, रेस्क्यू एहलकार कहते हैं कि 3 से 4 अफराद अब भी इस मलबे के अंदर मौजूद होंगे। मोटरवे की पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा AD भी मौजूद है, चीपा भी मौजूद है और तमाम जो है रेस्क्यू के इदारे जो है यहाँ पर मौजूद है। कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इस मलबे को हटाया जाए। अगर कोई नीचे जिंदा है तो मुझे ये बताइएगा शाहनवाज की तादाद कितनी है उन इमारतों की जो मखदूश है? एक दूसरा साथ ये भी बताइए कि क्या मलबा क्लियर कर लिया गया, मतलब क्या कंफर्म हो गया है कि कितने लोग अभी मजीद मलबे तले दबे हुए हैं, कितनी लाशें निकाली जा चुकी हैं अब तक? देखिए लाश तो सिर्फ एक निकली है जिसका नाम वक्कास बताया जाता है, 15 साला लड़का है और इसमें अभी भी ये जो यहाँ की जो इलाका मकी है उनके कहने के मुताबिक 3 से 4 अफराद इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि आधे से ज़्यादा बिल्डिंग खाली करा ली गई थी। सिर्फ 2 खानदान इसके अंदर आबाद थे और अब तक 7 अफराद जो है जख्मी हालत में निकाल लिए गए हैं, 1 लाश निकली है, तो 8 अफराद तकरीबन निकाल 3 से 4 अफराद अभी मौजूद होने का खदशा है, 1 लाश निकल चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें शाहनवाज कादरी अपडेट कर। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शलवानी साहब, शुक्रिया सर। आप इससे पहले कमिश्नर थे 2018 से लेके अब तक और आपके दौर में ये बिल्डिंग्स खड़ी हुई थी, मौजूद थी, इलीगल चाइना कटिंग पे बनी थी। आपने सर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की इन बिल्डिंग्स के खिलाफ, इन बिल्डिंग्स को बनाने देने वालों के खिलाफ, उन्होंने जिन्होंने नक्शा पास किया उनके खिलाफ? आपके अंडर ये महकमे आते थे तो ये सब होता रहा, आप देखते क्यों रहे? देखें जी, ये आई थिंक दिस इज द 4th और 5th बिल्डिंग जो इस तरह हुई है। इससे पहले गार्डन में हुई थी, टिम्बर मार्केट में हुई, लियारी में हुई और नाउ दिस इज इन कोरंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस पे जी कोई भी अगर इंक्वायरी बैठेगी तो वही इसका डिटरमिन कर सकती है कि व्हाई इट हैपेंड। ये मैं अभी इस मौके से होके आ रहा हूँ, इसके चारों तरफ इस किस्म की बिल्डिंग मौजूद हैं। बदकिस्मती से ये बिल्डिंग गिरी, कल को इसके साथ वाली बिल्डिंग्स भी मतलब कोलैप्स हो सकती हैं। मेरे ख्याल में इसमें डिप्टी कमिश्नर कोरंगी हैज बीन डायरेक्टेड ऑलरेडी, मेरे ख्याल में कि वो इसकी इंक्वायरी करेंगे और पता चलेगा कि वेदर इसका नक्शा जो है अगर ग्राउंड +1 सिर्फ पास था तो किस तरह ग्राउंड +3 और 4 ये बन गया।
और इसमें आई थिंक जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उनको इसमें काफी ज्यादा जवाब देने पड़ेंगे। शिलवानी साहब एक मिनट सर, आप खुद कह रहे हैं, पहले आप कह रहे हैं कि इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा, अब आप खुद आपने अगले जुमले में ही कहा कि इसके साथ वाली बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो गिर सकती हैं, वो भी ऐसी ही हैं। मतलब आप खुद जानते हैं कि बिल्डिंग्स गलत कंस्ट्रक्ट की गई हैं, नाकस मटेरियल है, तो आपने इससे पहले, मैं अर्ज ये कर रहा हूं, आपने इससे पहले एक्शन क्यों नहीं लिया बतौर कमिश्नर कराची? बिल्कुल जी, आई एग्री विथ यू 100%। और इसके अंदर जिन लोगों ने ये बिल्डिंग बनाई और बगैर नक्शे की बनाई, एक तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो ओनर्स, और अगर जो भी उस इलाके का बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर अगर इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इस पे कार्रवाई नहीं की, और उनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए डेफिनेटली। माय पॉइंट देखिए, मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप, बात ठीक कह रहे हैं कि होनी चाहिए, लेकिन सर वो करनी भी आपने अब, एक बात। दूसरी बात ये कि जब होनी चाहिए थी तब नहीं हुई, जब आप कमिश्नर कराची थे, अगर आप खुद कार्रवाई नहीं कर सकते थे तो आप कह तो सकते थे अपने से ऊपर वो काम को, जनाब ये देखें गलत हो रहा है, तो तब मेरा सवाल ये है कि आपने तब क्यों नहीं किया? आपको जी मालूम है टिम्बर मार्केट में बिल्डिंग गिरी थी, लियारी में हुई थी, हमने उनके खिलाफ जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उनके खिलाफ FIR दी थी। जो ओनर्स हैं वो मेरे ख्याल में कहीं दुबई वगैरह भागे हुए थे, उनके खिलाफ FIR हमने दी थी, और अब तक वो आई थिंक उसकी कार्रवाई चल रही है। और एक इंक्वायरी भी बैठी थी जिसपे उन्होंने डिटर्मिन किया था कि इसमें जो मटीरियल था, क्वालिटी, जो सरिया वगैरह इस्तेमाल हुआ था, वो सिर्फ एक फ्लोर के लिए था और उस पर उन्होंने 4 फ्लोर बना दिए। अच्छा। तो ये जी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। तो आप मुझे ऐसी मिसाल दे सकते हैं सर FIR के अलावा? एक मिनट सर, हाँ ठीक है, आप FIR के अलावा कुछ और मिसाल दे सकते हैं जहां पे मुल्जिमान को सजा भी हुई हो, जहां पे जिम्मेदारान को सजा भी हुई हो? अब आप ये देख लें जी, इसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। अब इसमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन FIR कर सकती है, उसका मतलब उनके खिलाफ एक क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम कर सकती है, लेकिन जब ये चीज हो जाती है उसके बाद इट गोज टू द कोर्ट्स, जुडिशरी के पास है, उन लोगों की बेल हो जाती है, और उसमें कमिश्नर, SPCA और उसमें किसी भी KMC का कोई रोल नहीं होता। और जब उनकी बेल हो जाती है वो लोग फिर आजाद हो जाते हैं और फिर वो लोग इधर से उधर चले जाते हैं, फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। तो सजा देना गवर्नमेंट का काम नहीं, सजा देना जुडिशरी का काम है। शिलवानी साहब, क्या हम मरने वाले के लवाहिकीन को कह सकते हैं दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिस्टम? आपको सिस्टम को समझना होगा। क्या ये जुमला उनके सामने आप और मैं कह सकते हैं सर? नहीं कह सकते। अच्छा सर ठीक है, चले मर्जी है आपकी। लियारी सर, करारी 6 अगस्त लियारी कराची, यहां इमारत गिरी। उसके बाद 30 दिसंबर 2019 रणछोड़ लाइन, यहां इमारत गिरी। उसके बाद उससे पहले ही मार्च में रिजविया कॉलोनी गैर कानूनी तामीर थी, इमारत गिर गई। मेरा सवाल यह है सर आपके साथ कि सब कुछ जब हो रहा होता है तब आप कहां होते हैं, तब अथॉरिटीज कहां होती हैं? डेफिनेटली हुई है, आई इंश्योर्ड उनके खिलाफ FIR हो। और मुझे अब तक याद है एक बिल्डिंग जो गिरी थी उनके खिलाफ FIR, इवन हमने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स और जो वहां अमला जो जिम्मेदार था उनके खिलाफ भी हमने FIR दी थी अलॉन्ग विद दी ओनर्स। लेकिन वंस FIR इज रजिस्टर्ड, फिर वो कोर्ट में केस चले जाते हैं, वो फिर हमारे उसमें कोई अथॉरिटी नहीं होती हमारी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार साहब, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो चाहता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।